Hello everyone, welcome to RG Education. My name is Dr. Vandana Kushaha. Today I am going to discuss about genetic markers in biotechnology, or we can say molecular markers in biotechnology. So see, markers are the very basic topic. मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ. जैसे आपने देखा होगा हाइलाइटर होता है. हाइलाइटर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं और जैसे ही आप नोटबुक पढ़ते हो तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है वो आप उसको हाईलाइट कर देते हो. हाईलाइट करने के बाद जब आप कभी दोबारा पढ़ते हो मीन्स रिवाइज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से दिख जाता है क्योंकि आपने उसको हाईलाइट कर रखा है. सेम चीज़ें हमारे मार्कर के साथ भी होती हैं. मार्कर इज द, देखो बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्कर्स होंगे लाइक जिनको आप देख सकते हो खुद की आंखों से, नज़रों से. तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपने सुना होगा क्रॉप में, बिकॉज इट्स अ बेसिक टॉपिक फॉर द एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी. तो वहाँ पे डेटा रिकॉर्ड करने को भी बोलते हैं एडवाइजर्स आपके, जहाँ से भी आप एमएससी मास्टर्स कर रहे होगे या फिर पीएचडी कर रहे होगे, इवन बीएससी में भी कहीं कहीं है. तो आप क्या करते हो, वर्क करते हो. वर्क करने में क्या, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करते हो. मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो. फिर इसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टर क्या करते हो, आप लैब में ले जाके कुछ एंजाइम्स ऐसे वगैरह करके वहाँ पे प्रोटीन्स या फिर मॉलिक्यूलर का काम करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स कि मार्कर्स क्या है. मार्कर एक जीन है जो जीन के बारे में बताता है. मार्कर खुद क्या है, एक जीन है जो जीन के बारे में ही बताता है क्योंकि ये जीन के आसपास लोकेटेड होता है. मतलब कहाँ पे होगा ये, डीएनए में होगा. डीएनए का जो सीक्वेंस होगा, जीन का जो सीक्वेंस होगा वहाँ पे लोकेटेड होगा और ये दूसरे जीन के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा आपको. कैसे, लेट्स सी. Okay, so what is the basic definition we are going to discuss here? A marker is a measurable indicator, molecular, biochemical or morphological, that can be used to identify, classify or track genetic material or biological process. Track genetic material. देखो ये मार्कर मॉलिकुलर हो सकता है, मीन्स जीन बेसिस. बायोकेमिकल हो सकता है, जैसे आपका प्रोटीन से कोई सेल है उसमें कोई सरफेस स्ट्रक्चर है, कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट है. मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जैसे आपका प्लांट हाइट है, आप क्या करते हो, हाइट देख के पता लगा सकते हो ना कि दो प्लांट में कौन सा जिसका कम हाइट है और किसका ज़्यादा हाइट है. अगर कोई कलर है, तो कलर बेसिस पे भी आप गेस कर सकते हो कि किस प्लांट का कौन सा कलर है. डिपेंड्स ऑन पिगमेंट्स, सिंपल. So it's all about the different types of marker, but we are going to discuss very very important, that is molecular marker here. क्योंकि यही है जो क्वेश्चन पूछते हैं और इसी का यूज है, क्यों हम यूज करते हैं. देखो मार्कर में काम हम तभी कर सकते हैं जब हमें जीन बेसिस पे स्टडी करना हो. एक प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर क्रॉप में. अगर मैं आपको बेसिक पे स्विच करूं तो जैसे आप क्या करते हो, हर साल क्रॉस बनाते हो. क्रॉस क्यों बनाते हैं, क्रॉस बनाने के बाद अब जैसे आपने कोई जो फार्मर्स होते हैं, जो सीड फार्मर्स क्या करता है, अलग अलग क्रॉप्स लेके आता है, क्रॉप की सीड लेके आता है. सीड वो ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद जो कैरेक्टर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाता है. सेग्रीगेट होने के बाद मतलब जब दूसरी बार क्रॉप आप ग्रो करोगे तो वो कैरेक्टर्स नहीं आएंगे. क्यों, क्योंकि वो फिनोटिपिकली है या फिर कैरेक्टर्स सेग्रीगेट होने की क्वालिटी है. बट अगर हम जीन लेवल पे ही कर दें, क्या करें, अगर हम जीन को ही आइडेंटिफाई करके उसको चेंज कर दें, मॉडिफाई कर दें, या जीन लेवल पे ही कोई डिसीज टॉलरेंस, कोई डिसीज है किसी क्रॉप में उसको सही कर दें, तो वो जीन कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो सकता क्योंकि जीन इज नॉट, जीन एक क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न से जाता है. ऐसे नहीं कि जीन इन्वायरमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, मार्कर की स्टडी जेनेटिक मटेरियल्स के लिए करते हैं और अपनी क्रॉप्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते हैं, डिसीज डायग्नोसिस के लिए करते हैं. सो दिस इज द बेसिक विच रिक्वायर्ड फॉर योर लेक्चर. A marker is a measurable indicator, molecular, biochemical, morphologically, that can be used to identify, classify and track the genetic material or biological process. ठीक है. मॉलिकुलर मार्कर क्या है, डीएनए
or a gene sequence at a known location on a chromosome used as an identification tool in the genetic study. सिंपल सी बात है, अगर हम जीन की स्टडी करना चाहते हो हमें मार्कर की जरूरत पड़ेगी, किसी भी पर्टिकुलर जीन की, किसी भी कैंडिडेट जीन की जो आपने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जीन स्पेसिफिक भी होते हैं, जीन स्पेसिफिक मार्कर भी बना सकते हो आप। मान लो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस देखना है आपको, ड्रॉट टॉलरेंट देखना है आपको प्लांट में। ड्रॉट मतलब सिंपल है, सूखा। अगर कोई जीन उससे रिलेटेड है उसको आपको देखना है, तो उसके लिए जो जीन्स हैं, क्योंकि जीनोम ऑलमोस्ट क्या है, सीक्वेंस हो चुके हैं सभी क्रॉप्स के, तो सीक्वेंस हो चुके तो हमको सीक्वेंस भी पता है, कौन सा जीन क्या कोड करता है वो भी पता है। वो हम एनसीबीआई से निकाल सकते हैं, जानते हो आप, नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। बायोमार्कर की डेफिनेशन, biological characteristics, DNA, RNA, protein, metabolite that reflects normal or pathological process or response to the treatment. Okay, you can see here, this is a chromosome or we can say DNA also, we can say gene, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होती है आपकी, कंडेंस फॉर्म होती है, एंड DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्कर है जो आपका लोकेटेड है, और ये है आपका बीटी जीन। किसका? ये बैक्टीरिया का। बीटी जीन का मतलब क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस किसमें पाया जाता है? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। हमने डिफरेंट क्रॉप में इसको ट्रांसफर किया है, जैसे आपने कॉटन में ट्रांसफर किया, ब्रिंजल में ट्रांसफर किया, तो बीटी ब्रिंजल आता है, बीटी कॉटन आता है। अब ये जो है वो मार्कर जीन है। अगर हमें पता करना है कि बीटी जीन कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम मार्कर जीन डालेंगे और मार्कर जीन इसको टैग करता है, तो ये मार्कर जीन यहाँ पे जाके टैग हो जाएगा, या फिर ये वाला रीजन क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर टारगेट जीन। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। देखो एक बात है, कभी कभी थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है मार्कर और मतलब जीन के बीच में, टारगेट जीन के बीच में, और कभी कभी उसकी विसिनिटी आसपास ही पाई जाती है। जेनेटिक मार्कर्स डिजायरेबल जीन, ये हमारा डिजायरेबल जीन है जिसको आप बोलते हो कैंडिडेट जीन, टारगेट जीन, एंड दिस वन इज द जेनेटिक मार्कर्स। सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय द मार्कर्स। A genetic marker is a DNA sequence or a gene with known location on a chromosome that can be used to identify the individual's species, track inheritance of specific traits or diseases. मतलब इससे हम सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप किसी इंडिविजुअल को जानना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल को जानने के लिए जेनेटिक आपका डीएनए ही यूज होता है ना। फॉरेंसिक साइंस में आपका डीएनए का सैंपल ही लेके जाते हैं। कोई भी आपने क्राइम किया तो उसके लिए क्या करते हैं? आपका डीएनए का सैंपल ही लेके जाते हैं। कहने का मतलब है ब्लड जो भी उनको मिलता है वो लेके जाते हैं, बट उसमें अल्टीमेटली वो डीएनए ही लेते हैं। प्लांट की बात करें तो कोई इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक ट्रेट है, मान लो डिसीज है, या फिर कोई ड्रॉट टॉलरेंस है, या फिर कोल्ड रेजिस्टेंस है, या फिर कोई भी ट्रेट्स है, इंसेक्ट टॉलरेंस है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। Detailed explanation, some points are given here. A genetic marker is a specific DNA sequence or a gene that serve as a landmark on a chromosome. We can say landmark. Landmark मतलब क्या होता है? जैसे आपको कहीं जाना है, डिस्टेंस में कहीं आपको ट्रैवल करना है, तो पहुंचने के बाद आप क्या करते हो? वहाँ पे लैंडमार्क शेयर करते हो, जिससे कि सामने वाला आइडेंटिफाई कर सके कि आप यहाँ पे इस लोकेशन पे हो। Allowing to scientists to locate and study nearby genes or trait. कहाँ पे होगा? ये nearby genes होगा। Those markers can be a part of a gene or located in the non-coding region of a DNA, may or may not have known function. ऐसा possibility हो सकती है कि उस मार्कर का कोई फंक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उस मार्कर का कोई फंक्शन हो भी सकता है। They are used to track inheritance pattern because DNA segments that are physically close on a chromosome tend to be inherited together. जो भी आपका जीन है, जो भी आपका पैटर्न है, वो बीटी, मान लो बीटी जीन के बगल में टारगेट मार्कर लोकेटेड है, तो वो जो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो वो साथ साथ ही इनहेरिटेड होते हैं, सो दैट वी कैन टारगेट, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाइड। इनहेरिटेंस उनका साथ में ही होता है, मतलब जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो दोनों ही साथ साथ ही ट्रांसफर होते हैं, राइट। नाउ यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्रॉड टाइप्स होता है, लाइक मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। आई टोल्ड यू दैट इज इट कैन बी लाइक अ प्लांट हाइट, कलर्स,
And molecular marker, it is based on the like biochemical proteins as well as the DNA, based on the DNA. So biochemical, it can be isozymes, it can be allozymes. We will discuss in the upcoming slides. मॉलिकुलर मार्कर देखो यहाँ पे पीसीआर बेस्ड हो सकता है, नॉन पीसीआर बेस्ड हो सकता है और पीसीआर बेस्ड भी हो सकता है. इसका क्या मतलब है? जब भी हम मॉलिकुलर की बात करते हैं तो देखो डीएनए और प्रोटीन्स की बात ही करते हैं जनरली, मीन्स जितने भी मॉलिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, राइट. They are identified by the different types of the molecular techniques. PCR is the polymerase chain reaction. It is also a technique. PCR machine होती है, आपने देखा होगा. There are the lots of varieties of the PCR instruments, and you can do lots of varieties of the PCR like hot star and thermal PCR, gradient PCR, and there are lots of means real time PCR, reverse transcriptase PCR. So lots of varieties are there. Non-PCR. Non-PCR waste means we are not going to use PCR. Example, RFLP. Restriction fragment length polymorphism. Okay. Based on the PCR means we are going to use the PCR. We are going to amplify our sample. PCR का काम क्या होता है? PCR मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप चाहें तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. PCR क्या होता है? पीसीआर मतलब हम जब भी हमारे सैंपल, मान लो देखो फॉरेंसिक साइंस वाले जो होते हैं, छोटा सा सैंपल लेके जाते हैं आपको, और वो क्या करते हैं, बहुत सारा उसको एम्पलीफाई भी करते हैं जाके लैब में. सो इट्स बेसिक फॉर ऑल इन प्लांट आल्सो. वी सिलेक्ट द सैंपल्स, सैंपल लेते हैं और उसको जीन को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको पीसीआर करते हैं. पीसीआर क्या करते हैं? पीसीआर से क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को एम्पलीफाई करते हैं. मतलब अगर थोड़ा सैंपल है तो उसको जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. अब बेस्ड ऑन द पीसीआर देयर आर डिफरेंट मार्कर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं. You have to listen carefully what is the full form of these. ठीक है. RAPD, random amplified polymorphic DNA. These are the types of molecular marker based on PCR. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि RAPD का फुल फॉर्म क्या है और ये किसने दिया है. तो किसने दिया वो तो हम जब 1 by 1 डिस्कस करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे. RAPD, random amplified polymorphic DNA. SSR, simple sequence repeats. AFLP, amplified fragment length polymorphism. STS, that is sequence stacked sites. ISSR, intersimple sequence repeats. SCAR, sequence characterized amplified region. SNP, single nucleotide polymorphism. EST, express sequence tags. So these are the full forms which you should remember that how many markers are based on the PCR and which marker is not based on the PCR. RFLP देखो आपको सिंपल याद रखना, बहुत सारी चीजें हैं. एक तो पहले आपको याद रखना है जहाँ जहाँ पे ए आता है, जैसे ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, स्कार में भी है, एंड तो ये क्या है जहाँ पे आपको एम्पलीफाइड रीजन. और एम्पलीफिकेशन किस में होगा? पीसीआर में. जब पीसीआर लगाओगे नहीं तो एम्पलीफाई करने का चांस ही नहीं, राइट. तो जिधर ए आता है वो तो पहले बात पीसीआर बेस्ड ही है. फिर आपको रिमेंबर क्या रखना है? सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एंड एसटीएस, दैट इज सीक्वेंस स्टैक्ड साइड. ये भी क्या है? पीसीआर बेस्ड है. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मार्कर्स जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने समराइज कर रखा है. जैसे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या हो सकते हैं? डेफिनेशन क्या है? विजिबल ट्रेट्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई. विजिबल ट्रेट्स मतलब आप अपनी जिनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस से आप पता कर सकते हो. जैसे फ्लावर कलर है, सीड शेप है, किसमें यूज होता है? प्लांट ब्रीडिंग और टैक्सोनॉमी में. बायोकेमिकल मार्कर से प्रोटीन्स, एंजाइम वेरिएशंस. आइसोजाइम्स, एलोजाइम्स हो सकते हैं. पॉपुलेशन जेनेटिक्स और डिसीज स्टडीज के लिए यूज होता है. मॉलिकुलर मार्कर्स, डीएनए सीक्वेंस वेरिएशंस. RFLP, RAPD, AFLP, SSR, SNP. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द जीन मैपिंग. जीन मैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपका मैप होता है ना, हिस्ट्री में देखा होगा मैप होता है जहाँ पे क्या होती है? लोकेशंस होती है और लोकेशन के बीच की डिस्टेंस. तो यहाँ पे भी होता है, जीन का खुद का अपना मैप होता है कि कौन किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है. यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है आपने पढ़ा होगा सेंटीमॉर्गन में होती है. सो उसका भी एक क्या होता है? जीन का भी क्या होता है? मैप होता है. उसमें हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज करते हैं. डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं, जीन डायग्नोस्टिक में, बायोडाइवर्सिटी में भी यूज कर सकते हैं. बायोमार्कर्स, मेडिकल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इंडिकेटिंग हेल्थ एंड डिसीजेस लाइक प्रोटीन्स. मेटाबोलाइट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. डिसीज डायग्नोसिस एंड ड्रग रिस्पॉन्स.
नाउ दिस इज अबाउट बायोकेमिकल मार्कर्स, मीन्स आइसोजाइम्स क्या है, एल्लोजाइम्स क्या है। देखो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वो बायोकेमिकल मार्कर नहीं पूछेगा, वो सीधे बोलेंगे आइसोजाइम्स क्या है और एल्लोजाइम्स क्या है। डेफिनेशन दे देंगे और आपको पहचानना होता है कि आइसोजाइम्स का है या फिर एल्लोजाइम का है। सो यू कैन आइडेंटिफाई बाय दिस जेनेटिक बेसिस इनकोडेड बाय द डिफरेंट जीन्स। आइसोजाइम्स क्या है, एक्चुअली में दो टाइप के दो एंजाइम्स है, और एल्लोजाइम भी क्या है, दो टाइप के दो एंजाइम्स। दोनों में क्या है, एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। अब एंजाइम कैसे बनता है, इनकोडेड बाय द डिफरेंट जीन्स। यहाँ पे जो दोनों एंजाइम हो गए दूसरी अलग अलग जीन से इनकोड होते हैं। लेकिन जो एल्लोजाइम्स होता है वो डिफरेंट एलील ऑफ द सेम जीन, मतलब जीन तो सेम होगा लेकिन एलील क्या होगी उनकी डिफरेंट होगी, उससे कोड होता है। ओरिजिन ऑफ वेरिएशन कैसे ओरिजिनेट होता है, जीन डुप्लीकेशन, मतलब जीन की कॉपी बनेगी, जीन का जेरोक्स बनेगा, तो क्या बनेगा, आइसोजाइम्स बनते हैं। एल्लोजाइम्स कैसे आते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और एलेलिक वेरिएशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है चेंज होना। अगर डीएनए का मान लो कोई सीक्वेंस है AGG और GCU, तो जी को तुमने चेंज कर दिया, अब जी को चेंज कर दिया, एक ही जी को चेंज किया, तो वहां पे क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। मतलब सिंगल नाइट्रोजन बेस जब चेंज होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और एलेलिक वेरिएशन ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही तुम उसको चेंज करोगे नाइट्रोजन बेस को, सीक्वेंस को चेंज करोगे जीन के, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन क्रिएट करेगा। सो इट इज originated by point mutation और allelic variation. Functions क्या होते हैं, catalyze the same reaction but may differ in the kinetics, regulation and tissue distribution. They are used in the different types of the kinetics, movements and regulations also. Gene distribution, tissue distribution. Catalyze the same reaction but differ slightly due to amino acid substitution. Distribution found in the different tissues, developmental stages or species. डिफरेंट टिश्यूज में पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही टिश्यूज में हो। फाउंड विद इन द सेम स्पीसीज एंड रिफ्लेक्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। कहाँ पे यूज होता है, स्टडी मेटाबॉलिक रेगुलेशन, टिश्यू स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी, स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस में यूज होता है। सो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेनली ये पूछा जाता है, जो फर्स्ट पॉइंट है ना जेनेटिक बेसिस और ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर करके रखना है बस, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू कैन सी हियर दैट इज मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स डायग्राम। यहाँ पे कलर्स दिया हुआ है, राउंड रिंकल्ड, देख सकते हो, ग्रीन येलो, ये आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो। तो यहाँ पे जीन लेवल, मतलब जीन कोड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जीन इनको कोड करते हैं, लेकिन आप मॉर्फोलॉजिकल मार्कर से भी पहचान सकते हैं ना, ब्लाइंड हाइट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लॉन्ग शॉर्ट टर्म। दिस इज द टी सेल बी सेल। दोनों सेल में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेल में सरफेस जो है ना, सरफेस मार्कर जो है वो अलग अलग है, कुछ सारे नहीं। देखो CD5 यहाँ पे भी लोकेटेड है, CD5 यहाँ पे भी लोकेटेड है, तो ये मार्कर नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा CD4 और CD8 है, इसमें CD4 CD8 कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो CD4 CD8 हम इसको एज अ मार्कर कंसीडर कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैच ना करे दैट शुड बी मार्कर, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके ना, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए मार्कर, यस। अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, मीन्स अगर डीएनए मार्कर है, जेनेटिक मार्कर है, तो उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या खूबियां होना चाहिए। एन आइडियल डीएनए मार्कर, देखो डीएनए मार्कर बोलो या जेनेटिक मार्कर बोलो या मॉलिक्यूलर मार्कर बोलो, सब एक ही नाम है, राइट। एन आइडियल डीएनए मार्कर शुड हैव सम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। डिटेक्टिबिलिटी, उसमें क्या होना चाहिए, डिटेक्टिबिलिटी होनी चाहिए। कहाँ पे लोकेटेड है, डीएनए में लोकेटेड है, जीन सीक्वेंस है। अगर वो जेनेटिक मार्कर है, a genetic marker must be easily identifiable using molecular, cytological and phenotypic techniques। जो हमने टेक्निक्स डेवलप की है उसके थ्रू वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, राइट। आइडेंटिफिएबल नहीं है तो क्या मार्कर होगा, क्या मार्कर किस बात का, जब हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब थोड़े है। सिंगल, यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, SNP जितने भी मार्कर आपको पहले बताए वो सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, माइक्रोसैटेलाइट, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए मार्कर में। मार्कर शुड शो द वेरिएशन
among the individuals or populations. High polymorphism increases their usefulness in distinguishing between the organisms. दो टाइप का मार्कर हो सकता है, मोनोमॉर्फिक हो सकता है और पॉलीमॉर्फिक हो सकता है. सो आपको याद रखना है कि मार्कर कैसा होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए. अब ये कैसे होते हैं मैं आगे की स्लाइड में शो करूंगी. राइट, पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए मतलब दो अगर स्पीसीज है, दो इंडिविजुअल्स है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए हम, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट कैरेक्टर शुड बी हेरिटेबिलिटी. ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा रहा है, मतलब हेरिटेबिलिटी नहीं है, वो इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मार्कर लेके करोगे क्या? जैसे पहले हो रहे थे क्रॉप्स में, वो फिर से सेग्रीगेट हो जाएगा. तो इट शुड हैव हेरिटेबिलिटी. जेनेटिक मार्कर्स आर स्टेबल, इनहेरिटेबल, passed from the one generation to next. This makes them reliable for linkage mapping and tracking traits in the breeding programs. सी, यहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिज्म देख पाओगे. देखो ये जो है कौन सी पिक्चर है, मैं पहले आपको ये बता दूं. सबसे पहले आपने मान लो राइस का सैंपल लिया, राइस के सैंपल में आपने लीव्स लिया, लीफ को क्रश किया, आपने डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट करने के बाद आपने उसको क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया, फिर आपने देखा, इसके बाद आपने क्या किया, पीसीआर रन किया. पीसीआर रन करने के बाद आपने क्या किया, पीसीआर रन करने के बाद फिर से आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया, उसके बाद जेल डॉक्यूमेंटेशन पे आपने देखा. मतलब ये 3-4 स्टेप करने के बाद ये आपको इमेज मिलती है. जेल डॉक्यूमेंटेशन के बाद अभी ये बैंड है, ठीक है, जेल डॉक्यूमेंटेशन का ये रिजल्ट है. ये क्या है, आपका मार्कर है जिसको आप बोलते हो लैडर. लैडर मतलब लैडर, सीढ़ी जिसको आप बोलते हो, साइज होता है मार्कर का. यहाँ पे मान लो कि अगर ये 1000 बेस पेयर का है तो 100 बेस पेयर होगा, यहाँ पे 200, 300, 400, मतलब ये नीचे से ऊपर तक बढ़ता है. दैट इज कॉल्ड मार्कर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैडर. ओके, एंड दीज आर द सैंपल्स F18, F21, F22, F23. क्या है, सैंपल्स. अब देखो जो ये बैंड है, ये क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बैंड्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स बैंड है, आप जहाँ पे देख पा रहे हो. तो यहाँ पे अगर ये जो पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो मार्कर है जो भी इसने जेल रन किया है, जस्ट आई हैव टेकन इमेज फ्रॉम द गूगल. सो ये इसने जो भी शो किया ये पॉलीमॉर्फिक मार्कर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 सैंपल्स हैं इनके. ये जो एक लेन है, ये एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये जो बैंड है ये क्या है, डीएनए का बैंड है, फ्रेगमेंट्स बैंड है. ये जो बैंड्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बैंड प्रेजेंट नहीं है, फिर यहाँ पे बैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे बैंड प्रेजेंट नहीं है, फिर यहाँ पे ये बैंड प्रेजेंट लेकिन इसका साइज डिफरेंट है. तो ये अगर ये बैंड सब में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिक बैंड एंड दैट मार्कर इज शोइंग मोनोमॉर्फिज्म. लेकिन आप देख रहे हो कि ये बैंड इनमें प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक है. अगर मान लो कि एक यहाँ पे पेरेंट्स का लगाया आपने P1 P2 और ये दोनों बैंड मान लो एक यहाँ पे है और ये दूसरा बैंड यहाँ पे, तो जिसमें ये बैंड तीनों आ रहे होंगे, सपोज ये तो इनको हम प्रोजनी कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन वो बैंड दोनों क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए पेरेंट के. तो अगर ये बैंड सब में प्रेजेंट है, दैट इज शोइंग मोनोमॉर्फिक. और अगर बैंड क्या कर रहा है, साइज अलग अलग दे रहा है, मतलब देखो ये साइज ही है, यहाँ पे इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है. ये साइज किस में होता है, बेस पेयर्स में. हो सकता है ये 100 बेस पेयर का, हो सकता है ये 300 का, हो सकता है ये 800 बेस पेयर का, हो सकता है ये 200 बेस पेयर का, हो सकता है ये 600 बेस पेयर, लाइक दैट. सो अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज है तो वो क्या है, पॉलीमॉर्फिक बैंड है. और अगर सारा का सारा बैंड, मान लो एक बैंड यहाँ प्रेजेंट है, वो सब शो कर रहा है, तो वो क्या है, मोनोमॉर्फिक है. आप कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो. तो मार्कर कैसा होना चाहिए आपका, पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दी सैंपल्स क्लियरली. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर शुड बी न्यूट्रलिटी. Ideally, markers are selectively neutral, not influenced by the natural selection. This ensures they reflect genetic differences without bias from the adoptive traits. न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जीन लेवल पे आप काम कर रहे हो और पता चला वो जीन, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक,
जीन चेंज करोगे तो कब चेंज होगा? म्यूटेशन से चेंज होगा या फिर कोई रिकॉम्बिनेशन है वहाँ से चेंज होगा, लेकिन कभी भी नेचुरल सिलेक्शन या फिर इन्वायरमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और यही आपके मार्केट में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक लोकेशन पे गर्मी हो रखी है, राइट नाउ आई एम लखनऊ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे गर्मी हो रखी है और तो मार्कर का साइज क्या, मार्कर जो है वो डिफरेंट हो, और कहीं पे कोल्ड है तो वहां पे मार्कर क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब इट शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय द नेचुरल सिलेक्शन। दिस इंसर्ट्स द रिफ्लेक्ट जेनेटिक डिफरेंसेस विदाउट बायस फ्रॉम द एडाप्टिव ट्रेट्स। दूसरी चीज यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर शुड बी कोडोमिनेंस। Many markers, microsatellites SNPs are codominant, meaning both alleles can be detected. Both alleles can be detected. What is the meaning of this? Next slide. I will discuss in the next slide. Then next character should be reproducibility. Results from the marker analysis should be consistent across labs and experiment. अगर आप उस सपोज आपने कोई मार्कर डिस्कवर किया या आपने मार्कर आइडेंटिफाई किया, जो मार्कर का रिजल्ट आपके लैब में है जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस लैबोरेटरी में है, वही मार्कर का रिजल्ट चाहे आप दुनिया के कोई भी लैब में भेज दो वही रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जीन लेवल पे काम कर रहे हो। उस जीन का नेचर चेंज नहीं होगा। नेचर चेंज होगा मतलब उसके रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर वो रिजल्ट सेम नहीं दे रहा है इसका मतलब मार्कर रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, सिंपल। सो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे आप बॉम्बे पे कर रहे हो, दिल्ली पे कर रहे हो, दिल्ली की कोई लैब है आप वहाँ पे काम कर रहे हो, बैंगलोर आपने सैंपल भेजा, पता चला बैंगलोर वाले ने आपको बता दिया कि मैडम जो आपने रिजल्ट भेजे थे वो तो डिफर कर रहे हैं, तो मार्कर सही नहीं है, राइट। इट शुड शो द रिप्रोड्यूसिबल। द नेक्स्ट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज जीनोम वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मार्कर है तो जीनोम वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जीनोम में बहुत जगह प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज एक ही जगह प्रेजेंट है तो जो आप टारगेट जीन ढूंढने जा रहे हो शायद ही आइडेंटिफाई ही ना हो, तो उसको क्या ज्यादा से ज्यादा जीनोम में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस मार्कर को। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी द कोडोमिनेंस। सी कोडोमिनेंट वर्सेस डोमिनेंट मार्कर सिस्टम। Dominant marker name, it's indicating it is going to show the dominant character only. P1 and P2 and F1, जब भी आप क्रॉप में काम करते हो तो क्या बनाते हो, F1 जनरेशन बनाते हो। कैसे? पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की क्रॉसिंग करके। यहाँ पे आपके पास दो वैरायटीज हैं या फिर दो प्लांट मान के चलो। अगर हम दो वैरायटी मान के चल रहे हैं, P1 and P2, पेरेंट 1 पेरेंट 2, सी this is the codominant marker result and this is the dominant marker result. So codominant marker result will be, यहाँ पे एक बैंड प्रेजेंट है और यहाँ पे P2 का बैंड प्रेजेंट है। See this is the allele. ये जब आप देखते हो, जब आप रिजल्ट देखने जाते हो तो ये एक्चुअली लिखा नहीं होता, ये आपको पहले से पता होता है, ये रिजल्ट में शो नहीं करता। ये आपको पहले से पता होता है कि जो मैंने जीन डाला है वो डोमिनेंट डाला है और यहाँ पे रिसेसिव डाला है, और यहाँ पे जो कैरेक्टर शो रहे हैं वो दोनों के हेट्रोजाइगोसिटी को शो कर रहा है। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब देखो एलील एक क्या है, डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। ये पूरा का पूरा क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव एलील है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट ऑफ F1, you can see here it's showing the heterozygosity. इसका भी बैंड आया है और इसका भी बैंड आया है। कोडोमिनेंट मार्कर क्या बता रहा है कि P1 का भी मेरे पास बैंड है और P2 का भी मेरे पास बैंड है। इसका मतलब मैं क्या हूँ, F1 जनरेशन हूँ। आपने जो चीजें ट्रांसफर करी थी मुझ पे, मैं प्रोजेनी में आया हूँ। दिस इज द शोइंग बाय द कोडोमिनेंट मार्कर। बट डोमिनेंट मार्कर थोड़ा चालाक है। ये बोलते हैं कि जो डोमिनेंट पर्सन होगा मैं उसको शो करूंगा, बाकी मेरे से मतलब नहीं है। मतलब ये रिसेसिव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। देखो P1 है ये, यहाँ पे भी कैपिटल वी है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे बैंड आया हुआ है। रिसेसिव के लिए इन्होंने कोई भी बैंड शो नहीं किया है। अब यहाँ पे F1 में भी बैंड दिया है ना, F1 में भी बैंड दिया, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? सपोज ये नहीं है, आपके पास ये लिखा नहीं होता, वहां पे आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि क्या होगा। सपोज यहाँ पे ये नहीं है, अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा जीन है, इसने रिसेसिव का शो किया है या फिर इसने इसका शो किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीन है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये P1 वाला F1 है या F1 वाला P1 है, दोनों सेम है।
This is also shown by the dominant marker. Conclusion क्या निकला? What is the conclusion behind that? Conclusion is that कि जो कोडोमिनेंट मार्कर होता है वो आपका हेट्रोजाइगोसिटी शो करता है. It can differentiate between the F1 and parents. डोमिनेंट मार्कर है, हेट्रोजाइगोसिटी को शो नहीं करता है. अब ये शो नहीं करता है, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरेंट्स एंड F1 जनरेशन, राइट? सो we have to select, we should choose the codominant marker. Applications of the genetic markers. Identifying genetic variations, obvious सी बात है. We are going to identify the genetic variations. We can identify genetic markers help in the identifying various genetic variations. Means genetic variation मतलब जीन लेवल पर जो variations है. अब variations कैसे चेक करोगे? सिंपल सी बात है, वेरिएशन चेक करने के लिए बैंडिंग पैटर्न देखते हो आप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जनरेशन की स्टडी, जैसे आपने अभी जस्ट किया पैरेंट वन P1 P2 और F1, फिर आप F2 बना रहे हो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो, F3 बना रहे हो उसको भी स्टडी कर सकते हो, F4 बना रहे हो उसको भी स्टडी कर सकते हो. फॉरेंसिक साइंस में स्टडी कर सकते हो आपको. They are used in the DNA fingerprinting, paternity testing, allowing for the identification of individual from the DNA sample. We are also used in the genetic mapping. Genetic mapping means we are going to generate the gene map. सपोज आपने बहुत सारी जीन की स्टडी करी, ड्रॉट रेजिस्टेंस या फिर ड्रॉट टॉलरेंट आपने जीन की स्टडी करी, फिर आपने उसको मैप बनाया, तो मैप में क्या शो होगा? वहाँ पे डिफरेंट जीन्स आपने जो भी स्टडी करेंगे वो शो होंगे, साथ में उसका लोकेशंस भी शो होगा और वहाँ पे जो जेनेटिक डिस्टेंस होगी वो भी शो होगी. इट इज डन बाय थ्रू द QTL मैपिंग, क्वालिटेटिव ट्रेट लोसाई मैपिंग. Genetic markers are used to construct high resolution genetic linkage maps, adding in a study to of genetic variability and breeding. We can identify the species also. They are valuable in identifying species, strains, as well as in verifying the origin of the certain foods as well as the products. Disease identification or disease detection, simple. If disease like there are the like you are going to study the insect resistance, that is also a disease. And you can study the crown gall disease. So there are lots of varieties of the disease in animal cells as well as the plant cells. Genetic markers can be used to detect the polymorphism between the different genotypes, which may indicate the presence of the specific diseases. So these are all applications of the genetic markers. And this was all about genetic markers basic lecture basically. In the upcoming slides, I will try to explain what is RAPD, means what are the types of the genetic markers like RAPD, AFLP, RFLP, there are the different types of. So this is all about genetic markers and I hope you guys like it. Please hit like button and subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you so much guys. Thank you so much.